हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बीए फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है जिनको ये टॉपिक समझना है। तो ये कॉमनली टॉपिक हो जाता है। अब इसमें हम देखने हैं राजनीतिक अपराधीकरण क्या है। पहले तो हम ये अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे जो एक ज़रूरी है। और जब भी आप राजनीतिक अपराधीकरण के टॉपिक की ज़रूरत महसूस करें तो ये वीडियो आपके सामने हाजिर रहें और एक ही सफिशिएंट हो। तो अगर महत्वपूर्ण क्लास लगे तो इसको आगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बात करते हैं राजनीति का अपराधीकरण। तो राजनीति यानी राज करने की नीति। अब राज करने की नीति के तहत कुछ व्यक्ति हैं वह अपराध प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। तो जब राजनीति के द्वारा सत्ता प्राप्त करनी होती है और उसमें कुछ मतलबी लोग उस सत्ता प्राप्ति के लिए अवैध तरीक़ों से या गलत तरीक़ों का प्रयोग करके राजनीति में आते हैं, तो वो राजनीति है उन अपराधी तत्वों के मिलने से अपराधीकरण हो जाती है। राजनीति का अपराधीकरण, जैसे आप पता होगा, अब अपराध अगर रेगुलर हो जाता है, फिर जैसे मान लीजिए कोई नेता है या कोई ऐसे दुष्ट व्यक्ति है, अब वो सत्ता में आ जाते हैं। जब वो सत्ता में आ जाए तो उसके साथ अपराधी प्रवृत्ति, उनका हर तरह का जो सिस्टम जो बना होता है अपराध से गतिविधि से, वह भी राजनीति में साथ साथ आ जाता है। तो इस तरह से अपराध ये जो है वह राजनीतिकरण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि दोनों तत्वों की अगर बात करें तो राजनीति है वो अपराधी तत्वों का गढ़ बन जाती है। तो ये तो हमने समझ लिया अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो अपना हेड टॉपिक है, राजनीति का जो अपराधीकरण है वो कैसे हुआ, कैसे राजनीति में अपराधी तत्व हुए, कैसे इसका उदय हुआ और निरंतर ये राजनीति में अपराधीकरण हो रहे हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं। तो वही इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके सामने है। पहला, नैतिक मूल्यों का पतन। नैतिक मूल्य, नैतिक चीज़ मतलब होता है ना, आपको एक चीज़ पता होगी कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म यानी अच्छी बातें, अच्छी आदतें, जैसे बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, जहाँ पर ज़रूरत हो उनको सम्मान देना, या किसी और व्यक्तियों को उनके हक के लिए, सम्मान के लिए उठाना, या माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें नैतिकता के अंतर्गत आती है। लेकिन जब व्यक्ति राजनीति में जुड़ जाता है तो वह अपने स्वार्थपन की वजह से उन चीज़ों को त्याग देता है जो एक नैतिकता का बोध कराती है। तो यहाँ पर यही बात आती है कि व्यक्ति है वह अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता से दूर होता जा रहा है। अब बात करें कि नैतिकता की, तो आप जैसा कि आपको पता होगा आज के समय नैतिकता का कोई अंश ही नहीं रह गया, नैतिकता का वैल्यू ही खत्म हो गया। क्योंकि लोग कर रहे हैं नैतिकता का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, हमें कुछ मिला ही नहीं है, ऐसा जब वो सोचते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मानवता और समाज उस नैतिक गुणों के ऊपर ही निर्भर होता है। लेकिन व्यक्ति क्या है, उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो एक समाज की मर्यादा और मूल्यता होती है, उसको भूलते हुए व्यक्ति नैतिक पतन की ओर गुजर रहा है। यानी उसमें जब ये पतन हो जाता है, उसमें जब ये सामाजिक कर्तव्य दायित्वता खत्म हो जाती है, तो इस तरह से व्यक्ति अपराध की ओर बढ़ता है। तो नैतिक पतन होने का बड़ा कारण यही है कि अपराध के साथ साथ समाज में घोर अव्यवस्था, जिससे उसका मन पसीज जाता है, और भ्रष्टाचार, इन तीन कारणों से वह नैतिकता से विरुद्ध होते हुए अपराध की ओर बढ़ता है। तो इन वजह से भी हम कहते हैं कि ये कारण बनता है। दूसरा कारण देखें, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। बिल्कुल ये तो सही है। कुछ अपराध या राजनीति की घिनौनी हरकतें क्यों होती हैं कि अपराध होने की वजह। अब अपराध क्यों होते तो आपको पता होगा, जब गरीबी हो तो इस गरीबी के दुचक्र की वजह से भी कुछ लोग अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब बात करें भारत में, तो भारत में लगभग गरीबी है वो 45% है। कितनी है गरीबी? 45% गरीबी है। तो अब ये गरीबी है, वो गरीब अपने इस गरीबीपन से दूर होना चाहते हैं, तो इसलिए वह हो सकता है कुछ अलग ऐसे तरीके भी अपनाएं जो उनके अकॉर्डिंग सही नहीं हो, लेकिन उनके जीना है तो वो गलत तरीके भी और अपना लेते हैं। दूसरी अपराधीकरण की जो बड़ी समस्या की हम बात करें ना, तो जैसे कि आपको पता होगा भारत की जो गरीबी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इन अव्यवस्थाओं को नहीं दूर करने की वजह से अव्यवस्थाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और लगभग भारत में
और लगभग भारत में लगभग 30 करोड़ क्या है, मतलब निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको पता होगी, जब बिना पढ़े लिखे हो या एजुकेशन कमज़ोर हो तो फिर उन्हें रास्ता सही नज़र नहीं आता और वो गलत रास्ते पे जा जाते हैं। एक और बात करें, वो है शिक्षित बेरोजगारी। हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा। शिक्षित बेरोजगारी से मतलब आप समझ गए होंगे कि वे पढ़े लिखे जो काम करने के इच्छुक है, लेकिन उनको उनके अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसे 3 वजह हैं जिस वजह से हम बात करें तो क्या हो जाता है, अपराध होने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से हम देखें तो भारत में लगभग 50% है वो शिक्षित बेरोजगारी है। तो फिर इन्हें अच्छे जीवन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और ये गरीबी निष्कर बेरोजगारी होते हुए भी ये देखते हैं कि कुछ डाकू हैं, अपराधी हैं, कुछ ऐसे राजनेता हैं, वह सही रास्ते पर न चलकर वह अपने गलत तरीके से भी आज मौज कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सही करने से क्या उखड़ गया, यानी कुछ नहीं हुआ। ये अपने इसी जीवन को मजबूर है क्योंकि ये गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये जब उन लोगों को देखते हैं जो झूठे, फरेबी, मतलबी और अपराध प्रवृत्ति के हैं, लेकिन वे समाज में गलत तरीक़ों से पैसे कमा के राज कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा उनका जीवन बहुत बढ़िया है। और समाज में जब उन लोगों के पास, गलत लोगों के पास जब पैसे आ जाते हैं तो उन्हें वो सम्मान मिल जाता है। तो वो चीज़ इनको ये देखते हैं, तब इनके मन में आता है कि इस तरह से जीवन यापन करना मुश्किल है। तो ये भी इनकी भी आदत है, वो उस अपराध की ओर जाती है। ये कहते हैं कि हम पढ़ लिख गए लेकिन हम ईमानदारी से काम करें मिल नहीं पा रहा है। और वो राजनेता जो गलत तरीके से कमा रहे हैं, अपराधी है, गुंडे हैं, ठीक है ना, तो वो कुछ ही चंद दिनों में करोड़पति हो जाते हैं। अब वो करते हैं जो करते हैं, मतलब इस तरह से अगर ये जिनके मन में आता है ना कि हमारे सामने ही कुछ व्यक्ति ऐसे थे, आज देखो ठाट बाट है, बंगला वगैरह है, तो उनमें वो चीज़ करने की प्रवृत्ति आती है और ये भी अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। और इस तरह से राजनीति में अपराधी तत्व आ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत भी यहीं से कहीं शुरू होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर बात करें तीसरा, संपन्न वर्ग और युवाओं में असीमित लालसाएं। अब बात करें कि इनका तो एक रीज़न समझ में आता है कि ये अपराध की ओर क्यों बढ़ते हैं, लेकिन अब क्या होता है, कोई उच्च घराने के लोग भी होते हैं, उनके कुछ युवा वर्ग होते हैं, वह बहुत ही लालची प्रकृति के होते हैं। इतना कुछ मिलने के बाद भी फिर वह एक नशे के आदी हो जाते हैं। क्या आदी होता है? नशे के। और इस वजह से ये नव धनाढ़ी जो है वह अपने कर्तव्यों को न लेकर और लालसा, और मन में लालसा उत्पन्न होती है। और ये धनाढ़ी वर्ग का जो एक भाग है वह इस नशे की फिराक में अपराधी तत्वों से गठबंधन कर लेता है और फिर इनका संपर्क होता है राजनीति से। तो हम यही बात करते हैं कि राजनीति के अंतर्गत आपराधिक एक तत्व है कि जो संपन्न वर्ग जिनके हाथों में देश की राजनीति को सही दिशा में ले जाने का काम होता है, उनके मन में भी क्या होती है, लालसाएं और हो जाती हैं और वे अपने नैतिक रास्ते से हटकर चोरी छकारी, जो आपने खुद थोड़े से मतलब और सुख, थोड़े से सुख के लिए वो नशे वगैरह कर लेते हैं। तो उस तरह से उनकी लालसाएं और बढ़ती है और उनका पतन हो जाता है और ऐसे ही ये अपराधी तत्वों को और बढ़ावा देते हैं। 4 पॉइंट है कि सत्ता प्राप्ति के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं वह एकमात्र लक्ष्य क्या रखते हैं, सत्ता प्राप्ति। यानी जो सत्ता प्राप्ति करना है राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य होता है। तो बात करें ना कि राजनीति में जो भी राजनेता हैं, या आज की हम बात करें, कोई भी एक दल है उसकी कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती है। कभी वो विरोधी विचार वाली पार्टी के साथ गठबंधन करेगा, कई सहयोगी वाले के साथ। यानी वो एक बगैर पैंदे का लोटा होता है ना, कभी इधर लौटता है कभी इधर लौटता है। तो ऐसे ही हमारे राजनीतिक दल है, वो क्या चाहते हैं, वो राजनीति में आए तो वो बस चाहते हैं कि हमें सरकार बनानी, हमें सत्ता प्राप्त करनी है। तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, भले वह कैसा ही हो। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे फलानी जगह पे जाना है, तो फलानी जगह पे जाना है तो मेरे पास सही रास्ते भी होते हैं और गलत भी होते हैं, ठीक है। लेकिन सही रास्ते थोड़े दूरबर लग सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए जो राजनीतिक दल है ना, वह शॉर्टकट भी लेते हैं और वह चाहते हैं कि हम येन कैन प्रकरण चुनाव जीत जाए, सरकार बनाए।
तो इस तरह से वह ऐसे ऐसे गलत लोगों से, ऐसे गलत व्यक्तियों से, ऐसे गलत तत्वों से, ऐसे गलत साधनों का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा वे खुद अपराधी और राजनीति को अपराधीकरण कर देते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि साधनों की पवित्रता होनी चाहिए, हम जो भी काम करें, हमारा जो लक्ष्य है तो साधन अच्छे होने चाहिए। लेकिन वर्तमान राजनीति में ये बिल्कुल भी भूल गए, ये नहीं, गवारा नहीं लगता है। वो कहते हैं हमें सत्ता प्राप्ति करनी है, हमें लक्ष्य करना, हमें जीतना है, तो साधन की पवित्रता पे वो ध्यान नहीं देते। इसलिए वो गलत लोगों से, गलत व्यक्तियों से संगति करते हैं और फिर इस तरह से उनका नैतिक पतन हो जाता है, उनकी कर्मनिष्ठा वगैरह सब कुछ एक धरी की धरी रह जाती है और वह उन गब्बर सिंह गलत लोगों के संपर्क में आकर पैसे वगैरह लेकर उनके साथ चुनाव लड़ते हैं और उनका भी काम साथ में करते हैं। तो ये सत्ता प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य होना राजनीतिक दलों का गलत है। राजनीतिक दलों का राजनीतिक हित और जन कल्याण होना चाहिए, वो नहीं है। इस वजह से भी ये अपराध और बढ़ते जा रहे हैं, राजनीति और अपराधीकरण हो जा रही है। 5वां पॉइंट, पुलिस और प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप और निश्चित स्वार्थों का बढ़ता प्रभाव। मान लीजिए आई एम अ पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है ना, एकदम बहुत ही ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन हर काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने किसी गलत आदमी को पकड़ना चाहा तो गलत आदमी ने राजनेता तक पहुँच लगाई कि मुझे फलाने व्यक्ति ने बंद कर दिया है किसी जुर्म के वजह से। तो फलाने व्यक्ति ने जब नेता को फ़ोन किया तो नेता फिर आगे अपनी पोस्ट के द्वारा आगे हमारे सुपरवाइजर से बात करेगा, कमिश्नर से, कि फलाना आदमी को छोड़ दो। अब ये क्या हुआ? जब मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, मेरे अच्छे काम को प्रोत्साहन न देकर उल्टा मुझे कहा जाता है उसको छोड़ दो। तो इस तरह से जो कर्मचारी होते हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, वह इन नेताओं के, इन अपराधियों के गठजोड़ की वजह से उनमें हतोत्साह होता है, ठीक है ना, उत्साहित ना, वो हतोत्साहित हो जाते, उनमें काम के प्रति वो विश्वास, वो उत्तेजना नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल अभी दिया। तो पुलिस प्रशासन में जब, यानी जो पुलिस जो अपना काम करते हैं उसके अंतर्गत राजनीतिक अपशिष्ट नेताओं की ऊंची पहुंच के द्वारा जब वे अपने प्रशासन यानी सरकारी कार्यों में और पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से ये व्यवस्था और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अपने मूवी में भी काफ़ी देखा होगा, जब हीरो कुछ अच्छा करने जाता है तो राजनेता इतनी पोस्ट लगा देता है कि उसको ट्रांसफ़र करवा देता है, उसको बेइज्जत करवा देता है, उसके साथ गलत करवा देता है, जबकि वे पुलिस प्रशासन एक कर्मचारी होते हैं। लेकिन उन राजनेताओं, उन अपराधियों के गठजोड़ की वजह से वे अपना काम सही से नहीं कर पाते और ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और यही है राजनीतिक अपराधीकरण, और पुलिस का मोह है, वो काम करने के प्रति ईमानदार नहीं रह पाता है। फिर अनवरत यानी लगातार चुनाव, जब बार बार चुनाव होते हैं और अनिश्चित सत्ता भी बराबर सही तरीके से चल पाती, तो राजनीति है वो दुष्चक्र में फंस जाती है। आपने देखा होगा 1967 तक भारत में पूरी 5 साल के राज हुआ करने वाली सरकार हुआ करती थी, यानी दल हुआ करते थे। लेकिन 1967 के बाद भारत की राजनीति में गठबंधन की शुरुआत होती है। तो कोई भी पार्टी पूरे 5 साल काम नहीं कर पाती, तो वापस चुनाव करवाना होता है। तो जब एक चुनाव वापस करवाया जाता है तो उसमें लाखों लोगों की उम्मीदें, करोड़ों पैसे और उनकी जो योजना है वो धरी की धरी रह जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ दल बदल प्रवृत्तियां जो राजनीति में मौजूद है, कुछ स्वार्थपन के व्यक्ति राजनेता हैं और कुछ अपराधी तत्व के वो गढ़ जो राजनीति में आ जाते हैं। इस तरह से कोई भी पार्टी निश्चित चुनाव नहीं जीत पाती या गठबंधन भी पूरे 5 साल काम नहीं कर पाता और इस तरह से बार बार चुनाव होता है। तो इस तरह से देश है वो उन्नति न होकर अवनति की ओर चला जाता है। और जब बार बार चुनाव विफल होते हैं तो राजनेताओं को वापस चुनाव लड़ने के लिए वापस जोर लगाना होता है और इस तरह से वो अपराधियों को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं राजनीति के अंदर। और यही है राजनीति का दुष्चक्र। फिर वो राजनीति इस चुनाव में बार बार चुनाव होता रहेगा तो राजनीति में धीरे धीरे अपराध भी आते जाएंगे और राजनीति इस अपराधी चक्र में घूमती रहती है और नयापन नहीं आ पाता है। 6 हो गया क्लियर। 7 पॉइंट, अपराध राजनीतिज्ञों की जनता में स्वीकार्यता। अब होता क्या है कि कुछ व्यक्ति जो थोड़े बहुत अपराध करते हैं लेकिन वह जनता की भलाई भी कर लेते हैं, तो इस तरह से जनता उसको थोड़ा बहुत स्वीकार कर लेती है। और फिर भी ये है, कुछ एक बात ऐसी भी है कि कोई अपराधी होते हैं वो किसी न किसी जाति से होते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, अपनी जाति का भला करते हैं, अपनी जाति का भला। जैसे रॉबिन हुड
अमीरों से पैसे लेना और गरीबों को पैसे देना, लेकिन किसी से छीनना गलत है, भले वो कोई हो। अगर आप पुलिस के अनुसार कार्य कर रहे हैं या न्याय के अनुसार कार्य कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप जोर जबरदस्ती किसी का पैसा लेके गरीबों को दे रहे हो, ये कोई न्याय नहीं होता। न्याय व्यवस्था के द्वारा होता है। लेकिन इससे क्या होता है, जिनको वो पैसा मिलता है वे फिर उस अपराधियों को मौका देते हैं चुनाव में आकर उन्हें वोट देकर उनके जिताने का। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अपराधी हैं वे राजनीति के अंदर आकर राजनीतिज्ञ हो जाते हैं, नेता हो जाते हैं, और जनता भी उनको स्वीकार करती है कि जनता के कुछ एक हितों का भला हो जाता है। और यही परंपरा, यही जातिवादी व्यवस्था जो उन अपराधी को बढ़ावा देती है, ये राजनीति को और ज़्यादा अपराधी या दुष्चक्र में फंसा देती हैं। 1 नंबर पॉइंट है शासन की क्षमता और गुणवत्ता में भारी कमी। बिल्कुल आपने देखा होगा, आप अच्छा कार्य करने जा रहे हैं लेकिन पीछे से आपको कोई खींच रहा है। आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन पीछे से आपको कोई खींच रहा है, तो आप फिर कब तक पूरी ईमानदारी रखेंगे? आपके अंदर भी वो मनोभाव, वो आगे आने की इच्छा, वो जन कल्याण की भावना खत्म हो जाएगी कि भाई मैं तो अच्छा कर रहा हूँ लेकिन पीछे से लोग खराब कर रहे हैं, अब मुझे ईमानदार होने का मतलब। जैसे मैं एज ए पुलिस इंस्पेक्टर में कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे इतने पुलिस वाले हैं कि सभी भ्रष्ट हैं, सभी क्या भ्रष्ट, और वे नेताओं से पैसे लेकर उनके काम करते हैं। इस तरह से उनके बच्चे VIP स्कूलों में जाते हैं, वो रोज़ होटलों में नाश्ता करते हैं, बड़े बड़े बंगले बना दिए, जबकि एक ईमानदार अच्छा ग्रेड वाला पुलिस वाला नॉर्मल जीवन यापन कर रहा है। तो इस तरह से उस और बाकी पुलिस वालों के मध्य ये जो विचार दिमाग में बैठता है, तब उनके मन में आती है कि लोग ही ऐसे नहीं है, लोग इस ईमानदारी अच्छे शासन के लायक ही नहीं है, तो मैं कैसे ईमानदार बनूं? तो ये पुलिस व्यवस्था है, उसमें ये व्यवस्था जब मन में आती है तो इनमें फिर उनके शासन व्यवस्था में भारी कमी आ जाती है। या कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी नेता हो, जब वो अच्छा कार्य करने जाते हैं तो अपराधी अपने जरिए नेताओं को बेला फुसला कर उस अच्छे कर्मचारी को कहीं ट्रांसफ़र भी करवा देते, कहीं और फेंकवा देते गलत जगह पे, या उनके साथ गलत करवा देते। तो इस तरह से जो गलत है और वे प्रसिद्ध हो रहे हैं, और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके साथ बेइज्जती हो रही है। ये व्यवस्था जब समाज में देखी जाती है तो समाज में जो प्रशासन जो कार्य करता है उन्हें इस सरकार से, इस राजनीति से, इस जनता की व्यवस्थाओं को करने के प्रति मोह भंग हो जाता है। क्या हो जाता है? मोह भंग। और मोह भंग होने से हम बात करें कि ये गुणवत्ता खत्म हो जाती है। जब वही व्यक्ति काम नहीं करेंगे तो क्वालिटी नहीं रहेगी, क्वालिटी नहीं रहेगी, और अपराधी तत्व ही अगर वहाँ पे सरकारी कर्मचारी और न्याय नेता बने तो वे तो और अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो ये कमी भी देखी जाती है और इन वजह से लास्ट 9 नंबर है आपराधिक न्याय व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण। अब बात करें, जैसे एक नेता है जो दोषीपूर्ण था, उसने गलत तरीके से चुनाव जीता, अब उसको केस लड़ा जा रहा है। अब वो केस लड़ने में तारीख पर तारीख, सनी देओल का डायलॉग होता है ना, तारीख पर तारीख। अब यह तारीख पे तारीख मिलेगी तो न्याय कब होगा? अब जब वो तब तक न्याय नहीं आता तब तक वो नेता बन जाएगा और गलत काम करेगा। तो इस तरह से हमारी जो न्याय व्यवस्था है ना, वो भी काफ़ी दोषपूर्ण है। वो फटाक से त्वरित न्याय नहीं दे पाती है। इस तरह से वो अपराध करने वाले जो अपराधी होते हैं वो तब तक राज करते हैं, और वही एक को अपराध होता है उसको दंड देने की प्रक्रिया में विलंब होने से वो 10 अपराधियों को खड़ा कर देता है। तो भारतीय न्याय व्यवस्था में भी ऐसी अत्यधिक दोष है, कमियां हैं, एरर है, जिससे भारतीय राजनीति अत्यधिक अपराधीकरण की ओर बढ़ रही है। और ये ऐसे तत्व हैं जिनसे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। तो आपको कैसा लगा? यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। और इसमें आपको थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा समझाता हूँ, तो पॉइंट लिखना है, उसको थ्योरी को पूरा समझना है, तो ये अच्छे से मजा आएगा पढ़ने का। अब मिलेंगे दोबारा आपसे मैं तो क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस शायरी वीडियो। थैंक यू।